1997 की बात है जब इंटरनेट बिजनेस का रुझान बढ़ रहा था। जेफ बेजोस के साथ शेयर करते हुए मार्क के पास पेट फूड से लेकर बेसबॉल बैट्स तक बेचने के अनगिनत आइडियाज थे, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को इनमें से एक भी आइडिया पसंद नहीं आया। रीड चाहते थे कि वे इंटरनेट पर ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसके लिए कस्टमर को एक बार ढूंढना पड़े और फिर वही कस्टमर बार बार उन्हें कमाई करवाए। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर फाइनली उन्हें एक आइडिया समझ आ ही गया। उस समय वीडियो टेप्स एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया थी। लोग वीकेंड्स पर अपने नजदीकी ब्लॉकबस्टर स्टोर जाते, घंटों तक अपनी पसंद की मूवी सिलेक्ट करते और उसे किराए पर लेते थे। लेकिन अगर वीडियो टेप समय पर वापस नहीं की जाती तो फाइन लगता था। रीड हेस्टिंग्स पर भी $40 का फाइन लगा था, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकबस्टर को वीडियो टेप देर से लौटाई थी। रीड का मानना था कि इस इंडस्ट्री में चेंज की सख्त जरूरत है और इंटरनेट पर मूवीज किराए पर देने का आइडिया जरूर चलेगा। गी अह थी, लेकिन एक समस्या थी। वीडियो कैसेट्स काफी भारी होती थीं और उन्हें पोस्ट करना महंगा पड़ता था। इसके अलावा पोस्टेज के दौरान टेप्स टूटने का नुकसान अलग था। यह एक बहुत बड़ा मसला था, जिससे मार्क और रीड को अपना नया इंटरनेट बिजनेस शुरू करने से पहले ही असफलता का डर सताने लगा। कुछ हफ्तों के बाद एक टेक मैगजीन के जरिए उन्हें पहली बार डीवीडी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। यह वीडियो टेप्स के मुकाबले काफी हल्की और सस्ती थी और इसे पोस्ट करना भी किफायती था। रीड हेस्टिंग्स को ख्याल आया कि अगर मूवीज को डीवीडी पर डालकर किराए पर दिया जाए तो यह ज्यादा फायदेमंद होगा। इस आइडिया में डीवीडी कस्टमर के दरवाजे पर पहुंचाई जाएगी और उसी एनवेल्प में एक प्रीपेड रिटर्न एनवेल्प भी होगा, ताकि कस्टमर को डीवीडी वापस पोस्ट करने में आसानी हो। फानी की यादों की है। आइडिया सिंपल था, लेकिन इसे शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी जो मार्क और रीड के पास नहीं थे। किसी तरह उन्होंने एक छोटा सा कम बजट वाला ऑफिस सेटअप किया, जिसमें सस्ती फोल्डिंग टेबल्स और सेकंड हैंड फर्नीचर था। कर्मचारियों को कम सैलरी पर रखा गया, इस वादे के साथ कि अगर बिजनेस चल पड़ा तो उन्हें बिजनेस में शेयर मिलेगा। सुबह ठीक 9 बजे उन्होंने अपनी वेबसाइट पब्लिक कर दी और साथ ही 1 घंटी भी लगाई, जो हर नए ऑर्डर पर बजेगी। पहला ऑर्डर मार्क ने खुद प्लेस किया और पहली बार घंटी बजी 1 मिनट के बाद घंटी दोबारा बजी और इस बार यह रियल कस्टमर था। 137 ऑर्डर्स आए, जो उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा थे। हालांकि इसके बीच कई घंटों तक वेबसाइट हैवी लोड की वजह से बंद पड़ी रही, यानी असल में ऑर्डर्स इससे भी ज्यादा आ सकते थे। डीवीडी किराए पर लेने से सिर्फ $11,000 की सेल्स हुई। ज्यादातर लोग डीवीडी किराए पर नहीं ले रहे थे, बल्कि डायरेक्टली पूरी डीवीडी खरीदना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को दोनों ऑप्शंस दिए थे, या तो $25 की डीवीडी खरीद लें या $4 में किराए पर ले लें। मार्क और रीड चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी रेंटल सर्विस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एक ही डीवीडी बार बार किराए पर जाएगी और जब तक वह डैमेज नहीं होगी उनका प्रॉफिट बनता रहेगा। आपके की आदि के से थे। कुछ हफ्तों बाद उन्हें अमेज़न की तरफ से कॉल आई। जेफ बेजोस, जो पहले से ही ऑनलाइन बुक्स की मार्केट में अपनी पकड़ बना चुके थे, अब डीवीडी मार्केट पर भी कब्जा करना चाहते थे। अपने नए बिजनेस को खड़ा करने के बाद नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल के लिए प्रमोशनल कैंपेन शुरू की, लेकिन यह बुरी तरह से नाकाम रही। उन्होंने कूपन कोड दिए, जिससे लोग 10 फ्री डीवीडी रेंट पर ले सकते थे, लेकिन यह प्रमोशन इसलिए फेल हो गई क्योंकि डीवीडी प्लेयर के डब्बे के अंदर की बजाय कूपन कोड डब्बे के बाहर चिपकाए गए थे। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति भले ही डीवीडी प्लेयर न खरीदे, फिर भी वह कूपन का उपयोग कर सकता था। इस गलती की वजह से प्रमोशन घाटे का सौदा बन गया। उसी समय अमेज़न और अमेरिका में चल रही एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया। बिल क्लिंटन, जो उस वक्त व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति थे, एक इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ अपने अफेयर के खुलासे के कारण विवादों में फंस गए। इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पूरी दुनिया इस कोर्ट ट्रायल की वीडियो ढूंढने में लगी थी। प्रमोशन से जितने फायदे की उम्मीद की गई थी, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो चुका था।
हालांकि नेटफ्लिक्स का यह प्रमोशन जिन लोगों तक पहुंचा, उनमें से 90% लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया। यही वह कस्टमर्स थे जिनके लिए मार्क और रीड ने इतनी मेहनत की थी। सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए वे सालाना $800 मिलियन कमाने लगे, जो कि ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी कंपनी को भी हिला देने वाला था। ब्लॉकबस्टर, जो पहले से ही अपने फिजिकल स्टोर्स के जरिए डीवीडी रेंटल का बिजनेस कर रही थी, नेटफ्लिक्स को गंभीरता से नहीं ले रही थी। ब्लॉकबस्टर को अपने बड़े बिजनेस मॉडल पर इतना भरोसा था कि उसे छोटे इंटरनेट बिजनेस की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इस स्थिति में मार्क और रीड ने ब्लॉकबस्टर के सीईओ से मिलने का फैसला किया। मीटिंग में ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने पहले चुपचाप उनकी बातें सुनी, फिर उनसे उनकी मांग पूछी। रीड हेस्टिंग्स ने तुरंत कहा, $50 मिलियन। यह सुनते ही ब्लॉकबस्टर का सीईओ जोर जोर से हंसने लगा। मार्क और रीड को समझ आ गया कि ब्लॉकबस्टर उनके प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं ले रही थी और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। समय गुजरता गया और नेटफ्लिक्स ने अपनी डीवीडी बाय मेल सर्विस शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लॉकबस्टर की वीडियो ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च करने की तैयारी तो थी, लेकिन वह समय पर कदम नहीं उठा पाए। नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर दी, जिससे डीवीडी का झंझट खत्म हो गया। अब कस्टमर सीधे इंटरनेट पर मूवी देख सकते थे। ब्लॉकबस्टर की एक और समस्या थी। जब कस्टमर वीडियो टेप किराए पर लेकर वापस करता, तो अगर वह टेप रिवाइंड नहीं होती, तो ब्लॉकबस्टर उससे अलग से पैसे लेती थी। इस तरह ब्लॉकबस्टर अपने कस्टमर से सालों से पैसे निचोड़ रही थी। लेकिन जब नेटफ्लिक्स ने अपनी आसान स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की, तो ब्लॉकबस्टर का पुराना मॉडल ढह गया। नेटफ्लिक्स की सफलता के पीछे उनकी क्षमता थी खुद को बदलने की, जबकि ब्लॉकबस्टर और नोकिया जैसी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने में देरी कर दी और इसका नुकसान उठाया। आज नेटफ्लिक्स के 3000 से ज्यादा कर्मचारी पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। कंपनी की कुल संपत्ति $2,88,000 करोड़ से भी ज्यादा है और सालाना करीब $1,900 करोड़ की सेल्स करती है। आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।